हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं GRB बायोलॉजी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जैव विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न पर। यहाँ से हमेशा 4 से 5 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोनों मिला के पूछ लिए जाते हैं। तो जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, एक टॉपिक है कि संयोजी कड़ी या योजक कड़ी से आप क्या समझते हैं। संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी या योजक कड़ी से आप क्या समझते हैं। देखिए, कुछ वैसे जीव हैं जो दो भिन्न वर्ग के जीवों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं कि दो भिन्न वर्गों के जीवों को जोड़ते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग संयोजक कड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे कि वायरस, विषाणु जो है ना, यह सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। किसका? सजीव प्लस निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। लेकिन वास्तव में अगर कहें तो वायरस निर्जीव होता है और यह एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है। वायरस क्या है? अक्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में होता है। कौन? वायरस। ठीक है। एक आता है आर्कियोपेटेरिस। एग्जाम्पल क्या है? आर्कियोपेटेरिस। देखिए, यह एक पक्षी है जो सरीसृप और एब्स के बीच का कड़ी होता है। किसके किसके? सरीसृप और किसका? एब्स। एब्स मतलब होता है पक्षी, समझे? एब्स के बीच का कड़ी होता है। एक है एकिडना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एकिडना यह स्तनधारी और अंडज के बीच का कड़ी होता है। स्तनधारी और अंडज माने अंडा देने वाले और बच्चा देने वाले। ओविपोरस और विविपोरस। ओविपेरस और विविपेरस। कभी अगर पूछ दे कि ओविपेरस क्या है, तो जो जीव अंडा देते हैं उसे ओविपेरस कहते हैं, और जो अंडे न दे करके बच्चा देते हैं उसको विविपेरस कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी मैमेलिया आता है। सभी मैमेलियन जीव आते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव हैं विविपोरस में आएंगे, और जो अंडा देते हैं वह ओविपोरस में आते हैं। इसका दोनों के बीच का कड़ी कौन है? एकिडना। एक और है डक बिल प्लैटिपस, बत्तख चोंची। ठीक है, याद रखेंगे, बत्तख चोंची किसका उदाहरण है? अंडज और पिंडज के बीच का कड़ी है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जो अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र है, बेकार के बचा हुआ है, उसको अवशेषी अंग कहते हैं। यानी कि पूर्वज में कार्यरत था। पूर्वजों में क्या थे? कार्यरत था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में बेकार पड़ा हुआ है। बेकार है, तो ऐसे अंग को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग होते हैं। कितना होता है? 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। देखिए यहां लिख रहे हैं 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को अवशेषी अंग का अजायब घर कहते हैं। अवशेषी अंग का म्यूजियम कहा जाता है। म्यूजियम कहा जाता है, समझ गए? तो उदाहरण सर कौन कौन हो जाएगा अवशेषी अंग में? देखिए अपेंडिक्स, कौन है? अपेंडिक्स,
यह पहले घास पचाता था, सेलुलोज, लेकिन आज वर्तमान समय में इसका कोई काम मनुष्य में नहीं रह गया है, समझे। और हम बात करें, एक प्लिका सेमिलुनेरिया होता है, प्लिका सेमिलुनेरिया लुनेरिस, यह देखिए आंख में पाया जाता है। आंख में आप देखते हैं अर्धचंद्राकार संरचना होता है। ये जो अर्धचंद्राकार संरचना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लिका सेमिलुनेरिस। यह पक्षी में, जानवर में अभी भी काम करता है, लेकिन मनुष्य में इसका कोई उपयोग नहीं है। विजडम टीथ, विजडम टीथ, अकिल चाह, यह भी मनुष्यों में कोई काम नहीं करता है। देखिए पीछे के जो दांत है ना, वही विजडम टीथ है, समझे। तो यह पीछे के दांत मनुष्य के लिए एक अवशेषी अंग रह गया है। इस तरह से बाल, नाखून, ये सभी अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। तो एक हो गया संयोजक कड़ी, ये तीनों उदाहरण याद रखेंगे, और एक अवशेषी अंग, इसमें तीनों उदाहरण याद रखेंगे, अपेंडिक्स, प्लिका सेमिलुनेरिया और विजडम टीथ। ऐसे बाल, नाखून वगैरह बहुत से हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समजात अंग। या इसको कहते हैं अपसारी विकास। बहुत बार अपसारी विकास के नाम से प्रश्न पूछा है। अपसारी विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए समजात अंग का मतलब है कि जिन अंगों का विकास, यानी कि भ्रूणीय उद्भव और संरचना एक समान हो, कार्य भिन्न भिन्न हो। क्या है कि भ्रूणीय उद्भव, भ्रूणीय उद्भव एवं संरचना, संरचना एक समान हो, एक समान हो, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो। कार्य क्या हो, कार्य भिन्न भिन्न हो, तो वैसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए आप मेढक को, मेढक साथ में तुलना करिए पक्षी का, कुत्ता का तुलना कर सकते हैं, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य, मनुष्य, इन सभी के अग्रपाद को आप देखेंगे, जब अग्रपाद मतलब कि हाथ जब देखेंगे तो वह बने होते हैं किसके, ह्यूमरस रेडियस अल्ना के, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना के, ये तीन बोन के वह मुख्यतः बने होते हैं। लेकिन इनका जो कार्य है वह अलग अलग होता है। मेढक तैरने के लिए, पक्षी उड़ने के लिए, कुत्ता दौड़ने के लिए और मनुष्य पकड़ने के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार जो अंगों के विकास हुए हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, अपसारी विकास। ठीक है, परिभाषा यही याद रखना है, केवल लास्ट में लिख देना है कि अंगों के विकास को अपसारी विकास कहते हैं। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल देखते रहिए, नेक्स्ट टॉपिक के बाद समझ में कंफर्म आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, असमजात अंग या समवृत्ति अंग, असमजात अंग, या इसको बोलते हैं समवृत्ति अंग, या बोलते हैं अभिसारी विकास, अभिसारी विकास। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका भ्रूणीय उद्भव एवं संरचना भिन्न भिन्न हो, ये दोनों वाला कार्य क्या हो, यहां भिन्न भिन्न हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो, लेकिन कार्य जो है वह कार्य एक समान हो। तो वैसे अंग को हम लोग कहते हैं असमजात अंग। वैसा अंग जिसका भ्रूणीय उद्भव एवं संरचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन कार्य एक समान करता हो, उसे असमजात अंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आप ले लीजिए कीट को। कीट, कीट के जब आप पंख देखेंगे ना, तो कीट के पंख बने होते हैं काइटिन के। किसके बने होते हैं, काइटिन के। लेकिन पक्षी के अगर ले लें तो पक्षी का जो पंख है
वह पंख बना होता है किसका? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के। किसके बने रहेंगे? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के। तो ये दोनों बने हुए अलग अलग, लेकिन कार्य एक समान है। कार्य क्या है? दोनों का कार्य उड़ना। समझ गए? इसलिए इसको हम लोग असंजात अंग या अभिसारी विकास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न। 4 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 5वां प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी में अगर लिख दिया तो लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन से आप क्या समझते हैं? तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन महोदय हैं। नाम सुना है चार्ल्स डार्विन का? और नहीं तो अभी सुन लिए। चार्ल्स डार्विन महोदय हैं। इन्होंने 1859 ईस्वी में नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किए थे। किसमें? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किए थे। इन्होंने बताया क्या कि प्राकृतिक के द्वारा जीवों का चयन होगा। किसके द्वारा? प्राकृतिक के द्वारा जीवों का चयन होता है। कैसे होता है समझेंगे। कहें कि प्राकृतिक जो है वह जीवों के बीच समय समय पर एक विशेष प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है। क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है। और जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप हो गए, है ना, सूखा आ गया, अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे जीव भोजन, आवास और प्रजनन के लिए आपस में संघर्ष करता है। किसके लिए? भोजन, आवास और प्रजनन के लिए आपस में क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। अब संघर्ष के दौरान जिस जीव में अधिक विभिन्नता होता है, एक अच्छी विभिन्नता होते हैं, वह जीव अपने आप को प्राकृतिक में बनाए रखते हैं। और जिस जीव में निम्न क्वालिटी के विभिन्नता होता है, वह जीव धीरे धीरे विलुप्त कर जाते हैं। इस प्रकार नए गुण वाले जीवों का चयन होता है और इसे हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं। कौन बचेगा इसमें? तो अच्छी विविधता वाले जीव या उच्च विविधता वाले जीव, क्या कह सकते हैं? उच्च विविधता वाले जीव का चयन होता है। उच्च विविधता वाले जीव का चयन होता है। लेकिन जो निम्न विविधता वाले जीव है वो विलुप्त कर जाते हैं और इस घटना को हम लोग प्राकृतिक चयन के नाम से जानते हैं। क्लियर? देखिए इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न है जो इन साल के लिए VBI क्वेश्चन है। इस साल के लिए क्या है? VBI क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन है मेरे तरफ से, वह है पेजेंसिस थ्योरी, डार्विन के पेजेंसिस सिद्धांत। पेजेंसिस थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन के पेजेंसिस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए इस सिद्धांत के अनुसार डार्विन महोदय कहें कि जीवों की जो कोशिका है, जीवों की कोशिका, वह समय समय पर कुछ सूक्ष्म पदार्थ बनाते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म पदार्थ का स्राव करते हैं। इसे जेमवल्स कहा गया था। जेमवल्स का स्राव करते हैं, जो ओवरी या टेस्टिस में जाने के बाद, ओवरी या टेस्टिस में, अगर मेल में है तो टेस्टिस में जाएगा, अगर फीमेल की कोशिका है तो ओवरी में जाएगा। जाने के बाद गैमेट का निर्माण करता है। गैमेट्स यानी इसी को हम लोग बोलते हैं पेजेंसिस। तो गैमेट्स का निर्माण करता है और इस गैमेट्स से विभिन्न प्रकार के गुण वाले जीवों के विकास होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है कि कोशिका से जेमवल्स बनते हैं, जेमवल्स ओवरी और टेस्टिस में जाने के बाद पेजेंसिस बनाता है। क्या बनाता है? पेजेंसिस बनाता है
और पेजेंसिस से क्या होते हैं कि जीव का विकास होता है, यानी कि गैमेट मिल करके क्या बना देगा, क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट, तो पेजेंसिस से जाइगोट का विकास होता है और जाइगोट से जीवों के विकास होते हैं। इस प्रकार नए गुण के जीवों का विकास पेजेंसिस के कारण होता है। इस थ्योरी को ही पेजेंसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, समझे। लेकिन डार्विन महोदय को यह नहीं पता था कि उत्परिवर्तन भी कोई शब्द होता है, तो उसकी व्याख्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन, यानी 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? या इसको लिखेगा म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? हिंदी में म्यूटेशन लिख देता है ना, इसलिए म्यूटेशन से आप क्या समझते हैं? तो म्यूटेशन शब्द का निर्माण ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने, किसने? ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने 1901 ईस्वी में किए थे। हमेशा पूछता है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत के परिवर्तक कौन थे या किसने दिया, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने 1901 ईस्वी में दिए थे। क्या बतलाएं कि गुण सूत्रों में होने वाले अचानक एवं बृहद परिवर्तन, गुण सूत्रों में होने वाले अचानक एवं बृहद परिवर्तन, बृहद माने बड़ा, बृहद परिवर्तन, परिवर्तन जिससे नए जीवों का विकास होता है, जिससे नए गुण वाले जीवों का विकास होता है, गुण वाले जीवों का विकास होता है। वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि उत्परिवर्तन जीवों के गुण सूत्रों में होने वाले अचानक एवं बृहद परिवर्तन जिससे नए गुण वाले जीवों का विकास होता है, उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन शब्द के निर्माण ह्यूगो डी ब्रिज ने 1901 ईस्वी में किए थे। एक पॉइंट और पूछेगा कि इवनिंग प्रिमरोज किससे संबंधित है? कौन? इवनिंग प्राइमरोज, प्राइमरोज किससे संबंधित है? तो इवनिंग प्राइमरोज पर ह्यूगो डी ब्रिज महोदय ने एक्सपेरिमेंट किए थे। यह एक प्रकार के फूल का पौधा है, ठीक है। तो इवनिंग प्राइमरोज किससे संबंधित है? ह्यूगो डी ब्रिज से संबंधित है या परिवर्तन से संबंधित है। चलिए एक और देखते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या रहेगा? नौ लमार्क वाद से आप क्या समझते हैं? देखिए नौ लमार्क कहने से पता चला है कि नए लमार्क, कैसा लमार्क? लमार्क की नई थ्योरी। तो जो वैज्ञानिक लमार्कवाद के सिद्धांतों को समर्थन किए उनको नौ लमार्कवाद कहा गया। क्या है कि जो वैज्ञानिक जो लमार्कवाद के सिद्धांतों की को समर्थन किए उसे क्या कहा जाएगा? उन्हें नौ लमार्कवाद कहा गया। नौ लमार्कवाद के अंतर्गत कौन कौन वैज्ञानिक थे? एक थे मैकडूगल, कैमरर, सस्पेंसर, है ना। तो मैकडूगल, कैमरर, सस्पेंसर, एक और थे टावर। बहुत बार पूछा है टावर को, तो एक थे टावर। तो सभी वैज्ञानिक जो हैं नौ लमार्कवाद के नाम से जाने जाते हैं। यहां से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कैमरर या टावर किसके उदाहरण है या कौन नौ लमार्कवाद के उदाहरण